हेलो ऑल। तो ये वीडियो है आपकी डीपीपी का जो डाउट्स है उसको हमने डिस्कस किया यहाँ पर डीपीपी में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीपीपी 1.1 में फोकस करते हैं। डीपीपी 1.1 में सबसे पहला डाउट था क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 5 balls numbered 1 to 5 are suspended using separate threads. Pair 1, 2, 2, 4 and 4, 1 show electrostatic attraction. Pair 1, 2, फिर 2, 4, फिर 4, 1 शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, मतलब देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगर इनके बीच अट्रैक्शन है और बोला कि 2, 3 एंड 4, 5 शो रिपल्शन, मतलब 2, 3 एंड 4, 5 शो रिपल्शन, इनके बीच रिपल्शन है। So they are asking you that therefore ball 1 must be positively charged, negatively charged, neutral, made of metal। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। इधर अट्रैक्शन 1 के चार्ज के बारे में पूछा जा रहा है। तो लेट अस से 1 को हमने पॉजिटिव माना तो ये नेगेटिव होगा, 2 नेगेटिव है तो 4 पॉजिटिव होगा, 4 पॉजिटिव है तो 1 को नेगेटिव होना पड़ेगा। तो आई वांट यू पीपल टू कंसंट्रेट इन दिस 2 सिचुएशंस। यहाँ पर हम 1 को पॉजिटिव मान रहे हैं, यहाँ पर हम 1 को जो गिवन कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग 1 नेगेटिव आना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी अगर तुमको मन करे कि नहीं सर हम यहाँ पर नेगेटिव मानते, देखते क्या होगा। तो लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर 2, 4, यहाँ पर हमने 4, 1 को कंसीडर किया। ध्यान से देखो, अगर मैंने यहाँ पर नेगेटिव माना तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव होगा। देखो यहाँ पर फिर से क्या हुआ कि हमने 1 को नेगेटिव माना लेकिन कंडीशन कह रहा है कि 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 1 एट ए टाइम नेगेटिव पॉजिटिव नहीं हो सकता, which means 1 के पास कोई चार्ज नहीं हो सकता। So the only option that is possible in this case is the ball 1 must be neutral। ठीक है, पहला ऑप्शन तो है क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर हम देखें that is ऑप्शन सी, that the ball 1 must be neutral। ठीक है ना। एंड बहुत लोग इसको लेके भी डिबेट कर सकते हैं कि सर डी भी हो सकता है, ऑफकोर्स डी भी हो सकता है, ऑप्शन में दिया नहीं है, लेकिन मेटल भी हो सकता है। ठीक है ना, मेड ऑफ मेटल, न्यूट्रल एंड मेटल स्फीयर भी हो सकता है। मेटल होने से ये सारा इंडक्शन होगा बिकॉज न्यूट्रल है। फिर भी अगर अट्रैक्शन शो कर रहा है तो 1 वाला जो स्फीयर इट हैज टू बी ए मेटेलिक स्फीयर, बिकॉज अगर अट्रैक्शन होगा तो वो सिर्फ इंडक्शन के लिए होगा इस सिचुएशन में। आई होप ये क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई थिंक सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कैन बी ए लिटिल डिफिकल्ट टू डिस्कस बिकॉज यहाँ का जो लैंग्वेज है वो मुझे थोड़ा सा करेक्ट नहीं लग रहा। बिकॉज यहाँ पर इन्होंने कहा कि पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर टू ए नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। तो एक रॉड है एंड इट इज ब्रॉट नियर टू ए नॉन कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट। ये नॉन कंडक्टिंग कहा गया है। ठीक है, this is brought near to a non-conducting object and the rod is attracted to the object. From this observation we can't predict whether the object is charged or uncharged. Some additional experiments have been performed to identify whether the object is charged or uncharged. These experiments with their observations and conclusions drawn are given. Select the option in which the conclusion drawn is correct. Okay, एक काम करते हैं, पहले ऑप्शन से स्टडी चालू करते हैं। A negatively charged rod is brought near to the object and the two attract. This shows that the object is neutral। मतलब अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसके सामने लेके आता हूँ एंड द टू अट्रैक्ट्स एंड इट शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज न्यूट्रल। ऑब्वियसली न्यूट्रल होने से भी हो सकता है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, यहाँ पर कौन आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अट्रैक्शन वाला जो फोर्स है वो रिपल्शन वाले फोर्स है, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, ज्यादा होगा। एंड डेफिनेटली देयर मे बी एन अट्रैक्शन, बट दिस इज ओनली पॉसिबल इफ दिस ऑब्जेक्ट इज कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग होने से होगा नहीं, नॉन कंडक्टिंग होने से चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन कभी भी नहीं हो सकता। सो दिस हैज टू बी कंडक्टिंग, तब जाके ये जो हमने स्टेटमेंट बोला है ये स्टेटमेंट होल्ड करेगा। ठीक है, मेरे हिसाब से द ऑब्जेक्ट हैज टू बी कंडक्टिंग। इनफैक्ट इस रॉड को भी कंडक्टिंग मानना पड़ेगा, जो मैं तुमको आगे जाके दिखाऊंगा अगर ऑप्शंस के साथ मैच होना है तो हमारे डिस्कशन को। अभी ऑप्शन बी को देखते हैं। नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर टू द ऑब्जेक्ट एंड द टू रिपल। ए नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट नियर टू द ऑब्जेक्ट एंड द टू रिपल एंड इफ दे रिपल ईच अदर दिस शोज दैट ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज। ये डेफिनेटली हो सकता है बिकॉज ये तो मैंने तुमको पढ़ाया भी था। दिस इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। बिकॉज अगर एक रॉड और एक ऑब्जेक्ट के बीच रिपल्सन हो रहा है, डेफिनेटली उन दोनों के पास क्या है, डेफिनेटली उन दोनों के पास लाइक चार्जेस है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस विल ऑल्सो दिस विल नॉट हैपन अगर ये न्यूट्रल हुआ तो। न्यूट्रल होने से होगा नहीं, इट हैज टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड। नाउ लेट अस सी ऑप्शन सी। सो दिस इज ऑप्शन ए, आई थिंक सो। दिस इज
बी, दिस इज ऑप्शन बी. लेट अस सी ऑप्शन सी क्या कह रहा है. सी ये कह रहा है कि न्यूट्रल रॉड इज ब्रॉट नियर टू द ऑब्जेक्ट. न्यूट्रल रॉड मतलब रॉड में चार्ज है ही नहीं. दिस रॉड इज न्यूट्रल, इसको लाया गया है एंड ओके एंड टू अट्रैक्ट दिस शोज दैट द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज्ड. और ये ऑब्जेक्ट इसको अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये तभी हो सकता है कि अगर यहाँ पर नेगेटिव आ गया, ये न्यूट्रल है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तब जाके इनके बीच अट्रैक्शन हो सकता है. इसके लिए इसको भी कंडक्टिंग दैट द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज, इसके लिए इसे रॉड जो है ना, रॉड को भी कंडक्टिंग होना पड़ेगा. दिस रॉड हैज टू बी कंडक्टिंग बिकॉज अगर रॉड कंडक्टिंग नहीं है तो यहाँ पर चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं. सो दिस एंटायर डिस्कशन इज ओनली वैलिड अगर हम रॉड को कंडक्टिंग मानते हैं और स्पेयर को भी क्या मानते हैं, कंडक्टिंग मानते हैं, तब जाके ये होल्ड करेगा. Is that clear? So I would agree the language is not correct. Some changes have to be made. It has to be mentioned that the rod is conducting as well as the object has to be conducting. Then only we can go for this kind of discussion. ठीक? Okay. Now let's see what is the next question. Let us see question number 7. Question number 7 देखते हैं. Okay. Question number 7 देखते हैं. I hope so this is clear. Okay, fine. Let's start question number 7. 7 में क्या है? 7 में ऐसा है कि point charge plus q is placed at a distance d from an isolated conducting plane. ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है. This is an isolated conducting plane. Isolated conducting plane. ठीक है ना? This is an isolated conducting plane. अगर ये आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन है और यहाँ पर d डिस्टेंस पे एक q चार्ज को रखा गया है, तो बताओ क्या होगा. q चार्ज जो है अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. ऑल दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल फाइनली एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ दिस कंडक्टिंग प्लेन. बिकॉज हमने सीखा है ये फील्ड लाइंस हमेशा कंडक्टर के सरफेस पे परपेंडिकुलरली ही खत्म होते हैं. तो यहाँ पर कौन आएगा? नेगेटिव 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 नेगेटिव. फील्ड लाइंस ऑलवेज एंड ऑन ए नेगेटिव चार्ज. ठीक है ना? इनफैक्ट मैं कहूँगा ना कि बीच वाले जगह पर नेगेटिव चार्जेस का डेंसिटी, जो क्वांटिटी है, जो डेंसिटी है नेगेटिव चार्जेस का, वो ज़्यादा होगा. और एजेस में नेगेटिव चार्जेस का जो क्राउडिंग है वो कम होगा. इसका रीज़न ये है, देखो ये जो क्यू है दिस इज नियरेस्ट टू द सरफेस, तो यहाँ पर ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो यहाँ पर ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस क्राउड करेंगे. और ये जो दो एजेस है दे आर रिलेटिवली फर्दर अवे फ्रॉम दिस क्यू चार्ज, तो रिलेटिवली यहाँ पर जो तुमको नेगेटिव चार्जेस का क्राउडिंग दिखेगा वो तुमको कम दिखेगा. एंड इन नेगेटिव चार्जेस को हम बाउंड चार्जेस भी बुलाते हैं. हम क्या बुलाते हैं? बाउंड चार्जेस. ये मैंने बताया नहीं था तुमको वीडियोस में, बट एक टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. बाउंड चार्जेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इन ये जो ग्रुप ऑफ नेगेटिव चार्जेस, इन ग्रुप ऑफ नेगेटिव चार्जेस को पकड़ के रखा है. राइट? सो दे आर कॉल्ड एज बाउंड चार्जेस. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेन. दिस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. इस तरफ अगर नेगेटिव चार्ज आया है तो इस तरफ कौन आएगा? इस तरफ पॉजिटिव चार्जेस आएगा. और इस तरफ अगर पॉजिटिव चार्जेस आता है, इस ग्रुप ऑफ पॉजिटिव चार्जेस को हम फ्री चार्जेस बुलाएंगे. फ्री चार्जेस इसलिए बोलेंगे बिकॉज ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिंक्ड नहीं है. इन पॉजिटिव चार्जेस को बाहर का कोई एक्सटर्नल फील्ड कंट्रोल नहीं कर रहा. सो ये सारे पॉजिटिव चार्जेस इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, अनलाइक द नेगेटिव चार्जेस जिसका क्राउडिंग यहाँ पर ज्यादा और यहाँ पर कम है. तो यहाँ पर जितने सारे पॉजिटिव चार्जेस है दे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली. और ये लोग जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होंगे इस तरफ, दिस फील्ड लाइंस ऑल्सो विल बी यूनिफॉर्म एंड पैरेलल. तो एज फार एज आई रिमेंबर क्वेश्चन इज आस्किंग यू द फील्ड एट ए पॉइंट P ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेन, प्लेन के इस तरफ जो इस तरह का जो फील्ड होगा उसका नेचर के बारे में कॉमन किया ऑप्शंस में. ऑप्शन ए इज स्टेटिंग दैट द फील्ड इज डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन. यस, द फील्ड लाइंस आर डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द प्लेन. ऑब्वियसली दिस जो फील्ड लाइंस है दे आर पॉइंटिंग अवे फ्रॉम प्लेन. सो ये तो सीधा सीधा ऑप्शन ए ही होगा. ठीक है ना? सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस. आई होप सो तुमको समझ में आ रहा है. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10. 10 वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम लोगों ने डाउट पूछा है. 10 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बिकॉज 10 में जो हम आइडिया यूज करेंगे ना, ये हमने ऑलरेडी फ्लूइड मैकेनिक्स में यूज किया है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं. चलो, तो हमारे पास ऐसा क्या है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट ए, वो ए इज V0, A1 नहीं होगा, ए होगा. उसको ठीक कर लेना अपने टीपीपी में. वेर इज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A. The velocity of electron at the end of the contraction at B, contraction के एंड पे जो B पॉइंट है जहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया ट्वाइस से दिया हुआ है, उसका वेलोसिटी V1 दिया हुआ है. तो डायग्राम में पॉइंट्स जहां पर उन्होंने ये A भी शो
एक्चुअली क्या हुआ यार कि लास्ट वीडियो जो बना रहा था ना वो बीच में बंद हो गया, पता ही नहीं चला ना मेरा माइक काम कर रहा था। तो बाय द टाइम रिकॉर्डिंग बंद हुआ उसके बाद मैंने बहुत लंबा चौड़ा कहानी बता दिया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है यार, क्वेश्चन नंबर 10 में मैं ये बता रहा था कि अगर हमारे पास ऐसा एक पाइप दिया हुआ है तो लिक्विड फ्लो जैसा होता है चार्जेस का फ्लो भी वैसा ही होता है। जैसे कि इसके थ्रू अगर लिक्विड फ्लो करेगा ना तो हमने हमेशा ये सीखा है क्लास 11 में कि एक क्रॉस सेक्शन को जितना अमाउंट ऑफ लिक्विड क्रॉस करेगा दूसरे क्रॉस सेक्शन के थ्रू भी उतना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड क्या करेगा, क्रॉस करेगा। ठीक है ना। तो बीच में लिक्विड का कभी भी क्या बोलते हैं उसको, जमा नहीं हो सकता बीच में लिक्विड कभी भी। तो इस क्रॉस सेक्शन से जितना चार्ज आएगा इस क्रॉस सेक्शन से भी उतना ही चार्ज को क्या करना पड़ेगा, क्रॉस ओवर करना पड़ेगा। सो हियर वी कैन यूज़ द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जहाँ पर हमने ये लिख के रखा है इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया है ए इंटू वी नॉट और इस वाले क्रॉस सेक्शनल एरिया है 2a, वेलोसिटी इंटू इसका वेलोसिटी हो गया v1, मल्टीप्लाई करूँगा तो v0/2 आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट मैंने ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में पूरा एकदम ताबड़तोड़ डिस्कशन कर दिया था, रिकॉर्ड हुआ नहीं। फिर से करते हैं एंड आई थिंक सो दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। या क्वेश्चन नंबर 11, हर कोई क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एवरीवन ऑन क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, 11 ये कहता है कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ये पूरा कहानी है, इसमें करने का कुछ नहीं है, दिस इज अ बेसिक डिस्कशन। तो पहला ऑप्शन जो है, द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नॉट एन ऑब्वियस प्रॉपर्टी बट इट इज रिलेटेड टू द फैक्ट दैट द चार्ज इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही इस लैंग्वेज को इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया, सीधा सीधा वो लोग यही बोल रहे हैं कि भाई हम लोग चार्जेस को इसलिए ऐड कर पाते हैं बिकॉज चार्जेस आर स्केलर्स, एंड दैट इज करेक्ट। हम चार्जेस को इसलिए ऐड कर पाते हैं बिकॉज चार्जेस आर स्केलर्स। ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 11, पहला ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन जो है, चार्ज इज इनवेरिएंट दैट इज इट्स वैल्यू इज द सेम इन डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस हैविंग रिलेटिव मोशन। मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। सोचो जैसे कि मैं अभी चेयर में बैठा हुआ हूँ, अभी मुझे दिखाई दिया कि एक चार्ज का चार्ज है 10 कूलम। अभी अगर मैं भागना चालू करूँ लेट अस से विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और अगर मैं चार्ज को देखता हूँ तो मुझे ये दिखाई देगा कि मैं मूव नहीं कर रहा, चार्ज मूव कर रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। बट जब वो चार्ज मूव करता हुआ दिखे तब भी उसका चार्ज का वैल्यू 10 कूलम ही रहेगा। मतलब चार्ज का वैल्यू कितना है वो डिपेंड नहीं करता कि चार्ज मूव कर रहा है या चार्ज रेस्ट में। इज दैट क्लियर? इट इज़ इनवेरिएंट ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो ऑप्शन बी भी एक करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। दूसरा क्या है, ऑप्शन सी देखते हैं। चार्ज इज कंजर्व फॉर एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, दिस कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द स्केलर नेचर ऑफ चार्ज। दे आर टॉकिंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड स्केलर नेचर का कंजर्वेशन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। चार्जेस कंजर्व्ड है, वो नेचर में देखा गया, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व। सिस्टम के पास इनिशियली जितना चार्ज होता है पूरे प्रोसेस के बाद सिस्टम के पास टोटल में उतना ही चार्ज रहता है। तो इसके साथ स्केलर नेचर का कोई फंडा नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन डी में वही कह रहे हैं ये लोग, दैट चार्ज इज कंजर्व्ड फॉर एन इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड सिस्टम, दिस कांट बी कंक्लूडेड फ्रॉम स्केलर नेचर ऑफ चार्ज। सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो ए करेक्ट ऑप्शन। इज दैट क्लियर? आया समझ में? ओके ओके ओके, अभी नेक्स्ट डाउट में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 12 में क्या बोला जा रहा है, मैंने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इज ब्रॉट नियर ए मेटालिक स्फीयर, इट इज ऑब्जर्व दैट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द टू। इट मीन्स, अच्छा मैं डायग्राम बना लेता हूँ। मैंने पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज इज ब्रॉट नियर ए मेटालिक स्फीयर। अभी मेटालिक स्फीयर बोला, इसमें चार्ज है या नहीं, नथिंग हैज़ बीन सेड। ठीक है ना। When a positively charged sphere is brought near a metallic sphere, it is observed that a force of attraction exists between the two. It means that the metallic sphere is necessarily negatively charged. That the metallic sphere is necessarily negatively charged. Language में ध्यान देना, necessarily का मतलब है कि उसको negatively charge होना ही पड़ेगा। बट हमने ऑलरेडी ये देखा है कि ये स्फीयर अगर न्यूट्रल भी होता तभी भी इनके बीच क्या होता है, अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी हम देखते हैं, द मेटालिक स्फीयर मे बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यस, द मेटालिक स्फीयर मे बी, द वर्ड मे बी यूज़ किया गया कि हो सकता है कि मेटालिक स्फीयर के पास नेगेटिव न्यूट्रल हो। वो अगर न्यूट्रल है वो तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन।
इफ आई गो फॉर ऑप्शन सी, द मेटालिक स्फीयर मे बी नेगेटिवली चार्ज, हो सकता है नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज होगा तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा, यह भी हो सकता है, मे भी बोला है। ऑप्शन डी है नथिंग कैन बी सेड अबाउट द चार्ज ऑफ द मेटालिक स्फीयर, नथिंग कैन बी सेड अबाउट द चार्ज ऑफ द मेटालिक स्फीयर, ये बोलना गलत है, कुछ ना कुछ तो हम बोल ही सकते हैं कि वो उसको न्यूट्रल होना पड़ेगा, नहीं तो नेगेटिवली चार्ज होना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, सो ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन डी इज़ नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। सो इसका जो ऑप्शन है 12 का ऑप्शन होगा बी एंड सी। आई होप सो तुमको समझ में आया। सो लेट अस सी नेक्स्ट डाउट तुमने क्या पूछा है। नेक्स्ट डाउट तुमने पूछा है क्वेश्चन नंबर 13। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो 13 जो है वो एक लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का कहानी है, बहुत सिंपल सा वर्किंग प्रिंसिपल है इसका। आई होप सो तुमको समझ में आया। मैं सिर्फ इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी को लेकर डिस्कस करता हूँ। लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है, ऐसे दो लीव्स होते हैं, मेटालिक प्लेट्स होते हैं, ठीक है, एक मेटालिक छोटे छोटे पतले प्लेट्स होते हैं और ये कंडक्टिंग रॉड होता है कि अगर मैं इस एंड में किसी पॉजिटिव चार्ज को डिपॉजिट करूँ या इस एंड में किसी नेगेटिव चार्ज रॉड को लेके आऊँ तो वो नेगेटिव चार्ज इसके थ्रू पास करके आधा इसके पास आ जाएगा, आधा इसके पास आ जाएगा, दोनों के पास क्या आ जाएगा, लाइट चार्ज आ जाएगा एंड दे विल रिपेल, सो दे आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये बोला है व्हेन ए +20 कूलम रॉड इज टच्ड टू द नॉब, इनिशियली कितना दिया, +20 कूलम इज टच्ड टू द नॉब, द डिफ्लेक्शन ऑफ द लीफ वाज 5 डिग्री। ये जो डिफ्लेक्शन उनको मिला है, लेट अस सी ये डिफ्लेक्शन कितना है, 5 डिग्री। अगर हमने 20 कूलम को टच किया, डेफिनेट है कि इधर कितना आ चुका होगा, इधर 10 कूलम आ चुका होगा, इधर कितना आ चुका होगा, इधर भी 10 कूलम आ चुका, मतलब 10-10 का जो रिपल्शन है वो 5 डिग्री का डिफ्लेक्शन दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, एंड व्हेन एन आइडेंटिकल रॉड ऑफ -40 कूलम इज टच्ड द डिफ्लेक्शन वाज फाउंड टू बी 9 डिग्री। अभी अगर तुम -40 कूलम दोगे, कितना दिया तुमने, -40 कूलम, -40 कूलम मतलब यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, -20 कूलम, और यहाँ पर भी कितना चार्ज आ जाएगा, दिस विल बी -20 कूलम। आई होप से तुमको दिखाई दे रहा है, यस, -20 कूलम, इनके बीच फिर से रिपल्शन होगा, रिपल्शन और इनके बीच का जो एंगल है दैट इज गिवन एज 9 डिग्री, ठीक है ना, ये दिया है। अभी पूछा है एन आइडेंटिकल रॉड ऑफ +30 कूलम इज टच्ड देन द डिफ्लेक्शन में बी। अभी अगर मैंने इस वर्टिकल रॉड पे 30 कूलम टच कराया तो हमको पता है कि ये जो दोनों लीव्स है, लीव्स में कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसमें एक लीफ में आएगा +15 कूलम, इस लीफ में आएगा +15 कूलम, और इनके बीच का डिफ्लेक्शन कितना वो पूछा गया है। देखो 10 होने से 5 डिग्री, 10 15 से कम है, तो 15 होने से ऑब्वियसली 5 डिग्री से ज़्यादा होना पड़ेगा, और 20 कूलम होने से 9 डिग्री, और 20 कूलम का जो रिपल्शन है वो 15 कूलम से ज़्यादा है, मतलब इनके बीच का जो डिफ्लेक्शन होगा वो 9 डिग्री से कम होना पड़ेगा, मतलब थीटा का वैल्यू शुड बी मोर देन 5 डिग्री बट लेस देन 9 डिग्री। और अगर मैं ऑप्शंस को देखूँ, सिर्फ एक ही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सिंह कितना होना चाहिए, 7 डिग्री। तो यही हम अपना करेक्ट ऑप्शन टिक करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 14। आई होप सो तुमको दिखाई दे रहा है। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इफ़ यू परफॉर्म दिस स्टेप्स 1 by 1, सब लोग डीपीपी देखना, ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट क्लोजर टू इनिशियली अनचार्ज नॉब। अभी ध्यान से देखो, अभी ऐसा है कि ये लीफ है, दिस इज द लीफ, इसके सामने हमने पॉजिटिवली चार्ज रॉड लाया लेकिन हमने इसको टच नहीं कराया। देखो पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट क्लोजर टू इनिशियली अनचार्ज नॉब, ब्रॉट क्लोजर। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ये तो एक कंडक्टर है तो ये अपने तरफ यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस को बुलाएगा, तो इस लीफ से नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इनके बीच क्या हो जाएगा, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन दिस टू लीव्स। इज दैट क्लियर? ध्यान से सुनना, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ दिस इज ऑप्शन 1, situation 2, step 2, then the positively charged rod is touched to the knob। उसके बाद क्या किया है, इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को नॉब में टच करवा दिया गया है। टच करने के साथ साथ क्या होगा, उसको इस रॉड में जितने सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं उनको एक रास्ता मिल गया नीचे जाने का, तो सारे पॉजिटिव चार्जेस इधर चले जाएंगे, तो आधा पॉजिटिव चार्ज इधर अपियर होगा, आधा पॉजिटिव चार्ज इधर अपियर होगा, फिर से इनके बीच का होगा रिपल्शन होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, दिस इज द सिनेरियो। नेक्स्ट स्टेप 3 में क्या पूछा है, स्टेप 3 में क्या गया है, नाउ द पॉजिटिवली चार्ज रॉड इज रिमूव्ड एंड ए नेगेटिवली चार्ज रॉड इज ब्रॉट क्लोजर।
अभी क्या है कि मुझे पता है कि इसके पास ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, आ चुका है, बिकॉज सेकंड स्टेप में हमने इन दोनों लीव्स को पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी दे दिया है। इसके बाद अगर हम इसके सामने एक नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके आऊँगा, नेगेटिव चार्ज सारे पॉजिटिव चार्ज के लिए भूखा है, तो ये जो सारे पॉजिटिव चार्जेस है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर चले जाएंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस ऊपर चले जाएंगे, सब नहीं चले जाएंगे, बहुत सारे जाएंगे। बट एक बात बता दो, ये जितने सारे पॉजिटिव चार्जेस तुमको दिख रहे थे, सर ऑल एक्सेस चार्ज, समझ में, दिस आर ऑल एक्सेस चार्ज। ये लोग अगर इस लीफ को छोड़ के चले जाएंगे तो इनके जाने के कारण यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। देखो यहाँ पर पॉजिटिव जाने से नेगेटिव कब आएगा, जब वो न्यूट्रल होता है, करेक्ट, न्यूट्रल होता है तो पॉजिटिव छोड़ के चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव पहले से ही है, एक्सेस है, तो ये जाएगा तो यहाँ पर फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं। तो इसके बाद का जो पिक्चर बन रहा है, ओके मैं इसको साइड में बनाता हूँ, मैं यहाँ बनाता हूँ ताकि तुमको दिखे। इसका बाद का जो पिक्चर है वो क्या होगा कि यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो डिक्रीज हो जाएगा। द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विल डिक्रीज हियर बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस विल मूव देयर वे अप। सो एज बिकॉज द क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्जेस लेस, उनके बीच का जो रिपल्शन होगा, ये जो रिपल्शन होगा, दिस रिपल्शन विल बी मिनिमम इन दिस केस। ये जो रिपल्शन होगा वो क्या होगा, मिनिमम, बिकॉज इस केस में भी देखो अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज होगा, इस केस में तो बहुत ही पॉजिटिव चार्ज होगा, इस केस में इन दोनों लीस्ट में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो मिनिमम होगा, इसलिए उनके बीच का जो रिपल्शन है दैट विल बी मिनिमम। सो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 14 का मैं सी जाऊँगा। क्वेश्चन ये पूछा था, इन विच केस द लीव्स विल कन्वर्ज कम क्लोजर एज कम्पेयर टू द प्रीवियस स्टेज। सबसे पास कब रहेंगे, बिकॉज इनके बीच का रिपल्शन कम है, सो दिस लीव्स विल स्टे वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। सो दिस इज ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी है ओनली, अरे भाई तुमको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ दैट इज ऑप्शन सी, एंड ऑप्शन सी क्या बोल रहे हैं, ओनली 3, ठीक है ना। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप सो तुमको समझ में आया, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, अगर कुछ फीडबैक देना चाहते हो कि वीडियो देखने में अगर कुछ इश्यूज़ हो रहा है, प्लीज़ लेट मी नो, आई विल इम्प्रूव इट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो ये पहला DPP का डिस्कशन यही कंक्लूड करते हैं।